एक अमेरिकन डॉलर 90 रुपए के बराबर कैसे है? आखिर क्यों हर देश को सहायता लेना पड़ता है उसके लोकल करेंसी को वैल्यू करने के लिए डॉलर से? आखिर क्यों दुनिया भर के ट्रेड में डॉलर शामिल है और डॉलर ही संचालित है? रुपया क्यों नहीं, येन क्यों नहीं, रूबल क्यों नहीं? चलिए समझते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डॉलर है क्या। देखिए, डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है। वर्ल्ड रिजर्व करेंसी क्या होता है? देखिए, अगर आप देश में ट्रेड करते हैं तो आप मान लीजिए इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, आप इंडिया में किसी चीज को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आप रुपए में उसको ट्रेड करेंगे। आपके यहाँ जो संचालित होगा, जो करेंसी संचालित होगा विद इन द कंट्री, वो होगा रुपया। लेकिन अगर आप वर्ल्ड में ट्रेड करने जाते हैं तो वर्ल्ड में कोई भी देश कोई लोकल करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट मीन्स कि आप चाइना जाते हैं तो आप रुपए में उसको पेमेंट नहीं कर सकते किसी चीज को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे आता है कोई एक ऐसा करेंसी जो स्टेबल हो फॉर द होल वर्ल्ड, कि उसकी जो वैल्यू हो वो हर देश में सेम हो। तो ऐसे में निकल के आता है डॉलर। अब डॉलर ही क्यों आता है, इसका भी जवाब देता हूं मैं। क्योंकि पहले वर्ल्ड रिजर्व करेंसी को गोल्ड को माना जाता था। वर्ल्ड रिजर्व करेंसी जो है वो गोल्ड को माना जाता था और संचालित होता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद से सब जब दुनिया भर में सारे देश लगभग कंगाल हो चुके थे, उसमें अमेरिका एक ऐसा बचा हुआ था जिसके पास दुनिया का 75% गोल्ड रिजर्व, अकेला 75% गोल्ड रिजर्व होल्ड करता था, और उसके पास स्टेबिलिटी थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी। तो जैसे आज यूएन जिसको हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन, जिसमें लगभग 190 कंट्री आज भी शामिल हैं। इसका मतलब दुनिया भर में जो भी कुछ भी मुद्दा उठता है तो उस पर वोटिंग होती है यूएन की, कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आज से लगभग 200 साल पहले 44 देश मिलकर, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 44 देश मिलकर के ये कहा था कि डॉलर को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि हमें स्टेबल करेंसी चाहिए वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए। सो यहाँ पे खेल आता है कि गोल्ड क्यों नहीं, गोल्ड तो उस समय था, तो इसलिए कि गोल्ड को अगर आप संचालित करना चाहते हैं तो अगर दुनिया में कोई बड़ा ट्रेड होता है तो गोल्ड रिस्की हो सकता है ना, क्योंकि वो टन्स में आप गोल्ड तो भेजोगे नहीं, टन्स में किलोज में गोल्ड भेजोगे तो फिर उसका रिस्क बढ़ता है। इसके लिए आपको एक करेंसी लानी पड़ेगी। तो उस समय क्योंकि अमेरिका ही पावरफुल था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, तो उसकी जो करेंसी है डॉलर, उसको वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बना दिया गया। अब ये वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन चुका है। इसकी वैल्यू आप ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। इसके आधार पे दुनिया के जितने भी देश हैं उनकी लोकल करेंसी की वैल्यू बढ़ाई और घटाई जाती है। तो फॉर एग्जांपल समझते हैं कि तो फिर कैसे वैल्यू करी जाती है कि $1 का मतलब 90 रुपया, 80 रुपया। तो देखिए, जब भी किसी देश को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, जब भी कोई देश आजाद होता है, जब भी कोई किसी देश की फॉर्मेशन होती है और वो देश अपना करेंसी लॉन्च करता है, उस समय जो उस देश की करेंसी की वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू, और डॉलर के बराबर ही होती है। जैसे कि 1947 में $1 की जो वैल्यू थी वो $1 के बराबर हुआ करती थी। मतलब हमारा जो रुपया था वो डॉलर के बराबर हुआ करता था, डॉलर जितना मजबूत हुआ करता था। तो फिर आज गिर के 90 रुपए तक कैसे आ गया है, समझते हैं। देखिए, हर देश के पास 2 बैंकें होती हैं, मेनली मुख्य प्रकार की 2 बैंकें होती हैं। एक होता है सेंट्रल बैंक और होता है कमर्शियल बैंक, और भी माइनर बैंक्स हैं, जैसे कि रूरल एरियाज में किसान को फंड करने के लिए रूरल बैंक्स या फिर स्मॉल फंडिंग बैंक्स वगैरह वगैरह है। लेकिन जो मुख्य प्रकार की बैंकें हैं वो मैं बता रहा हूँ। सो जो कमर्शियल बैंक हो गया एक,
एक हो गया सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक जो है इंडिया का है वो है आरबीआई, और इंडिया में सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक हो सकता है। कमर्शियल बैंक विभिन्न प्रकार के, मतलब 2 प्रकार के और बहुत सारे हो सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स में भी 2 प्रकार होती है, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। पब्लिक मीन्स की गवर्नमेंट। सो प्राइवेट में एग्जांपल से बताता हूं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। पब्लिक में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक कमर्शियल बैंक का जो काम होता है ना, वो होता है देश में पैसे को कैसे सर्कुलेट करना है। ये पैसे को सर्कुलेट करा सकते हैं सिर्फ। और ये जो सेंट्रल बैंक है इसके पास अधिकार है पैसे छापने की, रूल्स रेगुलेशंस बनाने की, और बाकी ये सारे हैं सिर्फ इसको फॉलो करते हैं, इनके अंडर में काम करते हैं। अब जो आरबीआई है, ऐसे समझते हैं कि ये एक तरह से बोर्ड है। आपने अपना हाई स्कूल करा रहेगा, अपना इंटर करा रहेगा, तो जो सर्टिफिकेट पे नाम आता है वो आपके स्कूल का नाम तो आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आता है यूपी बोर्ड से करा है, महाराष्ट्र बोर्ड से करा है, उसका भी नाम आता है। तो सिलेबस होता है महाराष्ट्र यूपी बोर्ड का, और जो जिसके थ्रू आप करते हो वो होता है स्कूल और कॉलेजेस। तो आप जो सर्कुलेशन है, मनी सर्कुलेशन, कमर्शियल बैंक के थ्रू करते हो, और जो पैसे छापने का काम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो होता है सेंट्रल बैंक में। तो मान लेते हैं, और कभी भी लोकल करेंसी को रिजर्व नहीं रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड ट्रेड में तो काम आने वाला नहीं है। आप रख के भी क्या करोगे? जब दोगे जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। आप रख नहीं सकते हो, आप जितना छापो उतना सर्कुलेट आपको करवाना है, मीन्स कि आपको करना पड़ता है, या फिर लिमिटेड मनी छापती है सेंट्रल बैंक। सो यहाँ पे जो आरबीआई है वो लिमिटेड मनी छापती है। लिमिटेड क्यों नहीं आप ज्यादा छाप के ज्यादा अमीर बन जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे गेम आता है सप्लाई एंड डिमांड का। किसी भी चीज की जब सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड घट जाता है। किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है यानी सप्लाई कम है उसका। एग्जाम्पल से समझते हैं, टमाटर का जब सीजन आता है 30 रुपए 40 रुपए किलो हो जाता है, और जब सीजन से 2-3 महीने पहले आप टमाटर खरीदेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा रिसोर्सेस लगा होगा, उसको इन्वायरमेंट देना पड़ा होगा, ठंडा इन्वायरमेंट देना पड़ा होगा उसको उगाने के लिए, उसमें ज्यादा लागत लगा होगा, इसलिए उसका प्रोडक्शन भी कम होता है। उतना हर कोई करता नहीं है, उसका प्रोडक्शन भी कम होता है, उसका डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि उसका सप्लाई कम होता है। और ऑन दी अदर हैंड जब उसका सीजन आता है, उसकी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाता है, मीन्स की वही वैल्यू कम हो जाती है। तो समझते हैं जो लिमिटेड मनी आरबीआई छापती है, मान लीजिए 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ था तो इसके पास कुल 100 रुपए थे एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि उस समय $100 के बराबर हुआ करते थे। अब 100 रुपया जो है वो सर्कुलेट हो रहा है इनके जरिए। सर्कुलेशन कैसे होती है? ये किसी इंडिविजुअल को लोन देंगे, लोन से वो प्रॉपर्टी खरीदेगा तो टैक्स भरेगा सरकार के पास जाएगी, और फिर जो भी हो सेविंग से क्या बोला जाता है उसको, इंटरेस्ट कमाते हैं, इंटरेस्ट देता है। और वही कोई इंडिविजुअल सेविंग करता है तो उसपे जो कमर्शियल बैंक्स हैं 6-7% की इंटरेस्ट दे देती हैं, लेकिन वही जो लोन भेजती हैं उसी पैसे को लोन में भेजती हैं। देखिए यहाँ भी ये लोन जो देती हैं वो अपने पैसे की नहीं देती है, जो आप सेविंग करते हैं उसको ही उठा के लोन देती है। और लोन कितने पे देती है? 10-15% पे, मीन्स की 4-5% का ज्यादा मुनाफा। और ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि देश को डेवलप करने में वो पैसा लगाया जाता है। तो समझते हैं सेविंग्स के जरिए, लोन्स के जरिए, जो भी है इसके जरिए पैसा सर्कुलेट होता है मार्केट में। अब ये क्योंकि 100 रुपया था 1947 में $100 के बराबर, हमारा देश प्यारा भारत दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। मतलब ये जो इंडिया है
जो भी हो, जो भी हो, ये जो इंडिया है उतना प्रोडक्शन कर नहीं पा रहा है जितने में इसके जनता की पेट भर जाए। इसका मतलब इसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको ज्यादा तेल चाहिए, ज्यादा अनाज चाहिए और भी ज्यादा चीजें चाहिए। तो ये क्या करेगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड करना है तो पैसा दे नहीं सकता, मीन्स की रुपया दे नहीं सकता। अब इसको चाहिए डॉलर, डॉलर रिजर्व में है ही नहीं, तो अब आरबीआई को छापनी पड़ेगी पैसा, सेंट्रल बैंक को पैसा छापनी पड़ेगी। मतलब ये समझ लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया और छापती है वो, 100 रुपया और छापती है तेल खरीदने के लिए। यूएई से तेल आ जाता है, पैसा उसको दे दिया जाता है। अब आप और अब हाँ मतलब सॉरी समझिएगा, अभी 200 रुपया हो गया है मार्केट में, पहले का 100 अभी का। सप्लाई बढ़ गया, 100 से 200 हो गया, सप्लाई बढ़ा, क्योंकि इसका वैल्यू ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। इसके आधार पे ही किसी भी लोकल करेंसी को की वैल्यू सेट करी जाती है। तो अब क्योंकि सप्लाई बढ़ गया, इसका तो वही सेम रहने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 200 हो गया, अभी ज्यादा हो गया, इसका सप्लाई ज्यादा है, मतलब $100 इज इक्वल टू 200 रुपया, मतलब 1 रुपया इज इक्वल टू $0.5। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि क्यों, ये तो तेल आया तो तेल का हम लोग पैसा दे दिए, अभी मार्केट में 100 रुपया ही सर्कुलेट हो रहा है। अरे नहीं पागलो, सुनो, जो तेल का पैसा चला गया ना, उसके बिहाफ पे फिर मतलब उसके बिहाफ पे 100 रुपया छापा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में संचालित करने के लिए, क्योंकि आप रिसोर्स लेके आए हो ना, रिसोर्स लेके आए हो तो उसको खरीदने के लिए पैसा तो होना चाहिए देश में। अगर देश में पैसा ही नहीं हो, रिसोर्सेज जो तेल लाए हो खरीदेगी कैसे? 100 रुपए सर्कुलेट हो रहा है तो ये रखा थोड़ी रहेगा। तो फिर उसके बिहाफ पे आप 100 रुपए छापते हो, मतलब आप 100 रुपया दिए उधर और 100 रुपए का सामान लेके आए हो, तो 100 रुपए यहाँ पे छाप के 200 फिर से कंप्लीट करवाओगे, क्योंकि ये सामान भी आपका सदना चाहिए। तो यहाँ पे 200 रुपया सर्कुलेट होने लगा फिर मार्केट में। अब यहाँ पे सप्लाई बढ़ चुका है, क्योंकि रुपए का 200 रुपया इज इक्वल टू $100। अब बताइए बढ़ा कि नहीं इसका? अब इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। इससे इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है बताता हूं। मान लीजिए 200 रुपया है देश में, 100 रुपया है देश में, मान लीजिए 100 रुपया, छोटा अमाउंट लेते हैं, 100 रुपया है देश में, मेरे को 5 रुपया उसमें से तनख्वाह मिलता है, मतलब आप मेरे पास 5% तनख्वाह है, पूरे जो देश का पैसा है उसमें से 5% मेरे को तनख्वाह मिलता है। अब क्योंकि 200 रुपए का सर्कुलेशन हो गया मार्केट में, तो अब भी मेरा जो पैसा है, जो मेरा पगार है, वो भी मेरे को अभी भी 5 रुपए ही मिल रहा है, मतलब अब 2.5% के करीब मिल रहा है। तो अगर मेरे पास 5% है तो मैं ज्यादा रिसोर्सेस खरीद पाऊंगा। अगर कम हो गया, 2.5% हो गया, तो मैं उतना नहीं एफर्ट कर पाऊंगा, इसलिए इसके वजह से महंगाई भी बढ़ती है। तो ऐसे बढ़ती है और घटती है, फ्लक्चुएशन होती है किसी भी लोकल करेंसी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डॉलर। सो अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसे और मैं अच्छे से समझा सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे।